स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 तीनों आ चुके हैं। फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर 4 एपिसोड थे जो कि गाइज मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन है। सेकंड वॉल्यूम के अंदर 3 एपिसोड है और तीनों इतने धमाकेदार एपिसोड है कि मतलब उन तीनों के अंदर स्ट्रेंजर थिंग्स की अब तक की जो भी क्रेविंग्स थी कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं। इतने अप्स एंड डाउन्स है, इतनी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग वाली चीजें भी हैं। कुछ चीजें हो सकती थी जो कि और ज्यादा बेहतरीन हो सकती थी, बट ठीक है, अच्छी एंडिंग के साथ में चीजों को कवर अप किया गया है। लेकिन जो इसका वॉल्यूम 3 है, 2 घंटे का एपिसोड, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन उसकी बात हम वॉल्यूम 3 में ही करेंगे। अभी हम वॉल्यूम 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि 5th, 6th और 7th एपिसोड। बहुत अमेजिंग और एकदम प्रॉपर स्ट्रेंजर थिंग्स, जो चीज हम मांग रहे थे वही चीजें इन्होंने दी है गजब की स्टोरी लाइन के साथ में। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की वॉल्यूम 2 की तरफ चलते हैं। एपिसोड नंबर 5 के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि जो हमारा विल है वो हाइव माइंड से जुड़ गया था। वेक्ना उसके सामने था और उसे कहकर भी गया था कि भाई मैंने तुझे इसलिए चुना था क्योंकि तू सबसे ज्यादा कमजोर है। लेकिन यहाँ पे विल ने दिमाग लगाया, वो खुद वेक्ना से जुड़ गया, उसकी पावर्स को चुराया, उसके सारे चशुद्रों को यानी कि जितने भी डेमोगॉर्गन्स था उन्हें तोड़ फोड़ के एक कर दिया। तब यहाँ पे उसकी माँ उसको हाथ लगाती है, जॉस उठाती है और एकदम से उसे गले वले लगाती है कि विल ने तो बहुत बड़ा वाला काम कर दिया है, यानी कि इतनी बड़ी चीज जो कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। विल जो कि सबसे अंडर एस्टिमेटेड बच्चा था, फिर भी आज उसने इतने सारे डेमोगॉर्गन्स को मार गिराया। यहाँ पे माइक उसके पास भाग के आता है क्योंकि ये सारी चीजें उसने अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन विल को इस बात का बड़ा दुख था कि वो बच्चों को बचा नहीं पाया। डेमोगॉर्गन्स उसे अपने साथ ले गए। अगर वो इस पावर का पहले इस्तेमाल कर लेता तो शायद वो बच्चों को जरूर बचा पाता। लूकस बड़ा परेशान दिख रहा था, साथ ही में रॉबिन भी बड़ी परेशान दिख रही थी क्योंकि बच्चों को नहीं बचा पाए। हम बच्चों को देखते हैं क्योंकि वेक्ना इन्हें अपने साथ ले गया था और एक ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे और भी कई सारे बच्चे थे, यानी कि हॉली की बात कर रही हूँ मैं। और साथ ही में इन सब के मुंह के अंदर ट्यूब घुसा दी जाती है। ये वो ट्रांसमीटर ट्यूब है जो कि बच्चों को वेक्ना से जोड़ रही है, उसको उसके दिमाग की यादों तक पहुंचा रही है। और अब सारे बच्चे वहाँ पे तो जो इनकी ओरिजिनल बॉडी है बेहोश है, लेकिन सब वेक्ना के दिमाग की एक मेमोरी के अंदर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। सब अच्छे से घर के अंदर चले जाते हैं। हॉली तो अब ऑलमोस्ट सारी बातें जान चुकी थी, तो वेक्ना की बातों में नहीं आती है। सारे बच्चों को बिठा दिया जाता है। वेक्ना कहता है कि यहाँ पे मजे करो, खाओ पियो, घूमो, सारा घर तुम्हारा है, मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद लेना चाहता हूँ। अपन सब मिलके एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे। तुम सब बच्चे यही सोच रहे होंगे ना कि तुम्हारे पेरेंट्स कब आएंगे, लेकिन हम मॉन्स्टर को पहले मारेंगे, एक नई दुनिया को अपनी दुनिया से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही है और ये सब मैं तुम्हारी मदद से करूंगा क्योंकि तुम सबसे स्पेशल बच्चे हो। हॉली को अच्छे से पता था कि ये केवल ज्ञानबाजी कर रहा है, उसे तो बस यहाँ से भागना है। लेकिन साथ ही में हॉली को टाइम भी चाहिए था, तो वो वेक्ना से पूछ लेती है कि आप यहाँ से जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो वेक्ना मना कर देता है कि नहीं, अब वो बच्चों को छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा। वो अलग अलग डायमेंशन के अंदर सफर करता है, लेकिन अब कल के दिन में यानी कि 6 नवंबर के दिन में वो बच्चों की मदद से एक दूसरी दुनिया को अपनी दुनिया से कनेक्ट करेगा। हॉली आधी बातें समझी, आधी बातें नहीं समझी, जिसके बाद में सीन यहाँ आर्मी के बेस कैंप पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हॉपर और एल ने तबाही मचा दी थी। वो दोनों तो भाग गए थे। काली यहाँ पे अभी भी लटकी हुई दिख रही थी, तो डॉक्टर के सबको काली को ढूंढने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है और तभी वो हाथ घुमाती है तो पता चलता है कि ये तो बस एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है जिसके अंदर इन्हें काली दिखाई दे रही थी, लेकिन असल के अंदर ये बस एक काली की परछाई थी। काली असल के अंदर बस मैजिक कर रही थी ताकि वो असली जगह पे लोगों का ध्यान भटका सके। हॉपर दोनों लड़कियों को अपने साथ ले आया था। काली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन कैसे तैसे करके हॉपर इन दोनों लड़कियों को उस जगह से बाहर निकाल ही देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक और विल लूकस के पास में आते हैं। लूकस का बहुत ज्यादा खून निकल चुका था और वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा था कि वो बच्चों को नहीं बचा पाया, लेकिन लूकस को पता था कि डेमोगॉर्गन अपने आप मर गए, उसके सामने आ रखे थे। तब यहाँ पे माइक रिवील करता है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि विल ने किया है। विल के पास में पावर्स आ गई थी। ये चीज सुन के लूकस को बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन सब अब अपनी अपनी थ्योरी लगाने लगते हैं। लूकस के अकॉर्डिंग 6 नवंबर जल्द ही आने वाली है, यानी कि अगर कोई भी कांड होने वाला है, क्योंकि बच्चे तो चले गए हैं, तो वो कल के दिन में ही होने वाला है। इनके पास बहुत कम टाइम बचा है। यहाँ पे विल का कहना था कि अगर वो हाइव माइंड के पास में रहेगा तो उतना ही जल्दी वो किसी से कनेक्ट हो पाएगा, डेमोगॉर्गन से या फिर वेक्ना से, क्योंकि उसके पास खुद के पास पावर्स नहीं है। वो जनरेट नहीं कर सकता बल्कि पावर्स चुरा सकता है और उन पावर्स को चुरा के वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। यहाँ पे अब तक जॉयस ने अपने बच्चे का कभी भी साथ नहीं दिया था, लेकिन इस बार वो खुद विल को कहती है कि तुम खुद डेमोगॉर्गन से या फिर वेक्ना से कनेक्टेड होना और उसके बाद में उसकी धज्जियां उड़ा देना। तब जाके यहाँ पे विल को अच्छा लगता है कि हाँ भाई, उसकी माँ ने उसके ऊपर विश्वास किया और वो पक्का कुछ ना कुछ करेगा। जिसके बाद में हम यहाँ पे हॉपर और दोनों लड़कियों को देखते हैं। एल यहाँ पे हॉपर से बहुत ज्यादा वाली भड़क गई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी उसके ऊपर, क्योंकि हॉपर का प्लान था कि अगर उसे दरवाजे के अंदर वेक्ना मिलता तो वो एल को हटा के खुद को दरवाजे के अंदर बंद करता और वहाँ पे ब्लास्ट कर देता। इस बात से एल का बहुत दिमाग खराब हो रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हॉपर कहता है कि इन सब की जड़ वेक्ना ही है, अगर वो मुझे मिल जाता तो तुम लोगों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हर एक चीज, लैब, आर्मी, सब 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 गायब हो जाते, वेक्ना मर जाता तो आखिर मैं करता ही क्या। लेकिन एल ने मना किया कि आज के बाद आपने ऐसा किया तो मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद में ये आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी दीवार किस चीज की है, किस चीज की बनी है। और साथ ही में ये एक चर्च के अंदर आते हैं जहाँ पर इन्हें बाकी सब लोग मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। बाकी सब मिलने के अंदर
कौन कौन था गाइस? डस्टिन, स्टीव, जॉनथन और नैन्सी, ये चारों एक दूसरी जगह पे थे। ये चारों लैब के अंदर थे जहाँ से सारी की सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। अब जब इन्होंने वो वॉल देख ली थी, इन लोगों को एक तरीके का शील्ड जनरेटर चाहिए था। अगर शील्ड जनरेटर मिल गया और उसे ब्लास्ट कर दिया गया तो वेक्ना ने जो वॉल क्रिएट करी है जिसके पीछे बच्चे छुपा रखे हैं, तो ये बच्चों को आराम से ढूंढ पाएंगे और उसके जितने भी इरादे थे कह सकते हैं कि वो आराम से तोड़े जा सकते हैं। तो इन्हें इस पूरी जगह पे शील्ड जनरेटर को ढूंढना है, ऐसा डस्टिन की एक तरीके की थ्योरी थी। लेकिन इन लोगों को टीम बना बना के आगे पीछे ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो दिखता कैसा होगा, क्योंकि इन्हें ये तो नहीं पता था कि वो चीज क्या है और कैसी दिखती होगी। तो यहाँ पे आपस के अंदर इनके झगड़े चल ही रहे थे। कैसे तैसे करके दो टीम बनाते हैं। जॉनथन और नैन्सी एक साथ जाते हैं, स्टीव और डस्टिन एक साथ में जाते हैं। स्टीव और डस्टिन के भी आपस में बैक टू बैक झगड़े होते ही जा रहे थे। यहाँ हम बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत मजे कर रहे थे, खेल रहे थे, घूम रहे थे, कुछ करना तो था नहीं इन्हें, लेकिन हॉली को यहाँ से भागना था। कैसे तैसे करके वो झूठ बहाना बना के इधर उधर निकल जाती है और जाके सीधा मैक्स से मिलती है। मैक्स उसे डांटती है कि तुम आखिर बाहर कैसे आई। हॉली आके उसे सब कुछ बता देती है कि वेक्ना यहाँ पे कल के दिन में कुछ करने वाला है, एक दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ने वाला है। मैक्स को भी ढंग से समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन कुछ भी करके इन्हें बस भागना है ताकि बाहर की दुनिया में जाके वेक्ना को मार सके। अब ये सारी की सारी बातें डेरिक सुन लेता है। डेरिक को देख के ये दोनों भी डर जाते हैं, लेकिन डेरिक बताता है कि उसे बाहर से ही सारी चीजें पता थी, वो तो मैक्स और विल के साथ में काम करके आया है, तो ये दोनों उसे प्लान के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हॉली कहती है कि हम तुम्हें अपने साथ भगा तो नहीं सकते हैं, लेकिन तुम हमारी भागने में मदद जरूर कर सकते हो। जिसके बाद हम अपने वर्ल्ड के अंदर बैठे हुए जितने भी ये बच्चे लोग बड़े सब थे एक साथ में बैठ के प्लानिंग करते हैं कि आखिर ये वेक्ना से कैसे जुड़े, हाइव माइंड से कैसे जुड़े, विल उन तक कैसे पहुंचे, बाकी सब लोगों को कैसे ढूंढे। सबके पास में अपने अपने प्लान थे, लेकिन कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। तब ये एक फूड ब्रेक लेते हैं कि चलो खाना वाना खाते, थोड़ा दिमाग वगैरह चलने लगेगा। अब जैसे ये लोग खाने का ब्रेक लेते हैं तभी दो जनों का दिमाग चलता है, एक लूकस का और एक उसकी बहन एरिका का। दोनों भागते हुए आते हैं और अपने अपने प्लान बताते हैं। एरिका कहती है कि हमें डस्टिन की जरूरत थी क्योंकि डस्टिन के पास में ट्रांसमीटर था जिससे कि हम अपनी दुनिया और अपसाइड डाउन वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कौन इंसान कहाँ पर और वेक्ना को ढूंढ सकते हैं। हमारे पास डस्टिन नहीं है, लेकिन उनके भी गुरुजी यानी उनके टीचर है। अगर हम उनके पास में जाएं और ट्रांसमीटर बनवाएं तो हम अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं। हालांकि एक बहुत लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे लूकस के पास में एक आइडिया था। पॉपकॉर्न बनाते बनाते उसे समझ में आया था कि अगर हम किसी भी चीज को हीट देते हैं तो वो चीज बढ़ जाती है, तो ये सेम चीज वो वापस से कर सकते हैं। इन लोगों के पास में एक डेमोगॉर्गन पड़ा है। डेमोगॉर्गन के अंदर अगर ये लोग हीट डालेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वापस से जनरेट हो जाएंगे, वापस से बढ़ जाएंगे, वो जिंदा हो जाएगा। और हाइव माइंड से जुड़ने के लिए इन्हें डेमोगॉर्गन की जरूरत है, तो विल उसके पास बैठेगा और सीधा हाइव माइंड से जुड़ के हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन क्यों ना दोनों ही चीजों पे काम किया जाए। जिसके बाद में हम अलग अलग लोगों को देखते हैं। यहाँ पे स्टीव और डस्टिन एक साथ में थे और आपस में भिड़ लेते हैं। स्टीव का कहना था कि डस्टिन केवल और केवल एडी के पीछे लगा हुआ है, उसे बाकी दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल खुद से मतलब है। और यहाँ पे डस्टिन का कहना था कि स्टीव एक नंबर का फालतू इंसान है, उसे नैन्सी चाहिए, हर वक्त लड़की के पीछे पड़ा रहता है, जबकि उसका खुद का बॉयफ्रेंड जॉनथन है, फिर भी उसे डर नहीं लगता। इस चक्कर में इनका बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है, तो भी ये आगे बढ़ ही रहे थे। सेम टाइम पे हम नैन्सी और जॉनथन को देखते हैं जो कि ऊपर की तरफ गए थे। इनका भी आपस में झगड़ा हो जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। दोनों की अलग अलग एक्टिविटीज है, दोनों कोई चीजें छुपा रहे हैं, दोनों चीजें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आंखें नहीं मिला पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी जॉनथन को आगे बढ़ते हुए एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर से व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा था, मोम और पेंट जैसा लिक्विड। और वो दरवाजा जैसे ही खोलता है तो आगे तो और भी भयानक चीजें थी। हालांकि इन लोगों को भी डस्टिन की थ्योरी पे बिलीव नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ चीजें तो ढूंढनी ही थी। यहाँ हम दूसरी तरफ हॉपर को देखते हैं जो कि ऊपर के वर्ल्ड में जॉयस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो एल और काली बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे। एल अपने पावर से किसी को भी ढूंढ सकती है, लेकिन उसने कभी भी काली को ढूंढने की कोशिश नहीं करी। हो सकता है वो उससे डरती थी। बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट है एल को। सेम टाइम पे काली भी उसे बताती है कि उसके साथ में कितना बुरा हुआ। आर्मी मेंबर्स ने उसे ढूंढ लिया, उसके दोस्तों को जान से मार दिया, उसे उठा के सीधा लैब के अंदर ले आए। उसे लग रहा था कि शायद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन एक तरीके से उसके ऊपर तो टॉर्चर हो रहा था। बैक टू बैक उसका ब्लड लिया जा रहा था, कोई रुक ही नहीं रहा था। उसे लगने लगा था कि ये जो डॉक्टर के है वो एक तरीके की मॉन्स्टर बन चुकी, वेम्पायर बन चुकी है, और शायद उसके ब्लड लेने की वजह से जो काली है उसकी पावर्स भी चली गई है, इसलिए कुछ टाइम के लिए उसका ब्लड लेना रोक दिया गया। लेकिन फिर से वो नॉर्मल हुई और उसका ब्लड लेना शुरू कर दिया गया। मतलब ये चीज कभी रुकी ही नहीं। एक दिन तो काली ने खुद को बचाने के लिए लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और वो वहां से भाग गई। जिसके बाद में सीन कट करके सीधा डेरिक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब उसे हॉली और मैक्स की मदद करनी थी, इसलिए वो वेक्ना का ध्यान भटकाने के लिए सीधा जंगल में भाग जाता है ताकि मैक्स और हॉली को टाइम मिल सके। दूसरी तरफ हम यहाँ विल और रॉबिन को देखते हैं क्योंकि ये सब मिलके हाइव माइंड से जुड़ने के लिए एक डेमोगॉर्गन को जिंदा करने वाले थे। ये एक पंपकिन के ऊपर पहले टेस्ट कर रहे थे कि क्या अगर इसे सप्लाई किया गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ये चीजें करते करते आपस में ये लोग बात भी करने लगते हैं और रॉबिन यहाँ पे फिर से विल के साथ में बात करती है कि कैसे जो उसका जो जेंडर रिवील था, जो उसका सेक्सुअलिटी वाला पार्ट था, वो उसने किस तरीके से रिवील किया, उसका इंटीमेसी वाला पार्ट किस तरीके से बाहर आया। वो ये भी बताती है कि पहली बार उसने सारी चीजें स्टीव को बताई थी। विल को विश्वास ही नहीं होता कि स्टीव हमारा वाला स्टीव। तब रॉबिन कहती है कि हाँ, जब रशियंस ने हमें पकड़ लिया था तब हमें दवाइयां
ऐसी खिलाई थी जिससे हमें सच बोलना पड़ रहा था। गाइस ये पहले वाले सीजन की बात हो रही है, यानी कि सीजन 4 के अंदर जब ये लोग पकड़े गए थे तब की बात है। तब यहाँ पे हम लोगों को तो लग रहा था कि शायद वो स्टीव को पसंद करती है, लेकिन उस वक्त उसने बोला था रॉबिन ने कि वो एक लड़की को पसंद करती है। तब दिल तो बहुत टूटे थे सबके, लेकिन ठीक है, अब रॉबिन की भी अपनी चॉइस है, वो स्टीव को नहीं पसंद करती तो नहीं पसंद करती। लेकिन स्टीव ने इस राज को राज ही रखा, कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन रॉबिन ने ये बात जब स्टीव से शेयर की तब जाके उसमें कॉन्फिडेंस आया कि वो जिस लड़की को प्यार करती है यानी कि विकी को, उसको भी रिवील कर सके। ये बातें सुन के विल हमेशा मोटिवेट होता रहता था और कहीं ना कहीं खुद के बारे में भी जानता रहता था। वो रॉबिन को भी थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं खुद को जान पाया। हालांकि रॉबिन को तो समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इनका जो ये मिशन था इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाला वो तो पूरा हो गया था। दूसरी तरफ हम मैक्स और हॉली को देखते हैं जो कि अपने यादों के दरवाजे ढूंढ रहे थे ताकि वो पहली याद तक पहुंच सके, शायद इन्हें वहां से घर जाने का रास्ता मिल सके। इन्हें पहली याद मिल जाती है। हॉली के ऊपर वेक्ना ने नजर रखना शुरू करा था। हॉली बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन मैक्स उसे समझाती है कि ये सब कुछ यादें हैं, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक भी चीज सच नहीं है। ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और हॉली की यादों से होते हुए कहीं दूर तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम स्टीव और डस्टिन पे आ जाते हैं। ये लड़ के इतनी बुरी तरीके से लड़ लेते हैं कि हाथापाई पे उतर आते हैं और एक दूसरे को लात घूसे मारते हैं। डस्टिन भी बुरी तरीके से पिट गया था और स्टीव गुस्सा होकर वहां से चला गया था। तभी डस्टिन के पीछे उसे एक दरवाजा मिलता है, दरवाजे के अंदर वो जाता है और उसे न जाने कितनी सारी थ्योरी मिलती है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे जो चीजें होने वाली है या फिर यहाँ पे जिस चीज के अंदर वो लोग फंसे हैं वो सारी चीजें उसे दिख जाती है और उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे हम नैन्सी और जॉनथन को देखते हैं जो कि उस मोम से पिघली हुई जगह को देख के बुरी तरीके से डरे हुए थे और सोच रहे थे कि लोगों को ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। शायद तक डस्टिन की थ्योरी ठीक है और ट्रांसमीटर शील्ड को खत्म करने का यानी कि उस वॉल को खत्म करने का यहीं पे मिलेगा। उसे कुछ लोग जले हुए, मरे हुए, कटे हुए भी मिले और इन्हें लग रहा था कि सब कुछ वेक्ना ने किया है और ये लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। जिसके बाद में हम यहाँ पे काली को देखते हैं जो कि अपनी स्टोरी बता रही थी एल्को की, कैसे वो भागने के बाद में इधर उधर जा रही थी। कार्ड स्वाइप करा और उसने एक गलत कमरे को खोल लिया, जिस कमरे को शायद उसे कभी खोलना ही नहीं चाहिए था। उस कमरे के अंदर उसे बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज दिखी और इतनी सारी प्रेग्नेंट लेडीज को ब्लड चढ़ाया जा रहा था। किसका ब्लड? काली का ब्लड। ये औरतें मर रही थी, इनके बच्चे भी मर रहे थे, लेकिन काली के ब्लड से एक्सपेरिमेंट करके काली जैसे बच्चे पैदा किए जा रहे थे। काली यहाँ पे एल को रिवील करती है कि जैसा हमारे साथ हुआ था, पापा ने हमारे साथ किया था, हम बच्चों को भी बनाया गया था, हमें ड्रग देकर नहीं बनाया गया है बल्कि वेक्ना हेनरी के ब्लड से हमें प्रोड्यूस किया गया था। वैसे ही बच्चे और भी बनाए जा रहे हैं। पापा का जो प्रोजेक्ट बंद हो गया था वो प्रोजेक्ट डॉक्टर के स्टार्ट कर रही है और मुझ जैसे तो बच्चे बना लिए हैं, लेकिन उसके बाद में वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। एल को तो इन बातों पे विश्वास ही नहीं होता कि आखिर आर्मी उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, लेकिन काली की इतनी बड़ी थ्योरी के बाद में जाके एल को विश्वास हो जाता है कि आखिर डॉक्टर के उनके पीछे इसलिए पड़ी हुई है कि उसे पकड़ के उसके ब्लड के थ्रू नए बच्चे बनाए जाएंगे ताकि ऐसी पावर्स और कई सारे बच्चों में आ सके। जिसके बाद हम डेरिक को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर जा चुका था ध्यान भटकाने के लिए। तभी उसे वेक्ना पकड़ लेता है और बुरी तरीके से डरा देता है। डेरिक यहाँ पे हार मान चुका था क्योंकि वेक्ना उसे बुरे से विजन्स दिखा चुका था, उसी के परिवार के मरे हुए चेहरे। बच्चा डर जाता है और सीधा लोगों के बीच में चला जाता है। यहाँ पे हम हॉली और मैक्स को देखते हैं जो कि हॉली के ऑलमोस्ट आखिरी वाली याद के पास में थे। बच्चे वाला स्कूल वाला सीन था, वो गोल गोल घूम रही थी और तभी उसे दूसरी जगह पे जाने का दरवाजा मिला जो कि उसके कमरे का था, जहाँ से हॉली को डेमोगोर्गन अपने साथ लेके गया था। बहुत बच्चे डरे हुए थे फिर भी अंदर चले जाते हैं। मैक्स बार बार समझाती है हॉली को कि डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज रियल नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि विल के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। डेमोगोर्गन को ले आते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काफी सारे कीले वगैरह घुसा देते हैं और ये भी सोचते हैं कि अगर 50% पे इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो ये जिंदा हो सकता है, 100% पे दी गई तो इसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के चक्कर में मारा भी जा सकता है, यानी कि विल का काम खत्म होगा और हम इस डेमोगोर्गन को जान से मार देंगे। अब विल यहाँ पे हाइव माइंड से जुड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है तो डेमोगोर्गन उठ जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिंदा होने लगता है और विल हैंड टू हैंड उसे कनेक्ट होके एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे बच्चों को रखा गया था। उसे ऑलमोस्ट सारे बच्चे दिख जाते हैं कि गुफा जैसी जगह है जहाँ पे सारे बच्चों के मुंह के अंदर वेक्ना ने एक ट्यूब डाल रखी है और उसके बाद में वो डेरिक से जुड़ जाता है। डेरिक यहाँ पे बोलता है कि हॉली जो है वो भाग गई है और हॉली किसके साथ में भागी है? मैक्स के साथ में। जैसे ही मैक्स का नाम ये लोग सुनते हैं तो एकदम से हड़बड़ा जाते हैं कि मैक्स यहाँ पे कैसे आ गई, वो हॉली के साथ कैसे है, आखिर ये सब चीजें कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ हम हॉली और मैक्स को ही देखते हैं। ये आखिरी वाली याद के अंदर खड़े थे। हॉली जो थी वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी क्योंकि उसने अपनी माँ और बाप को ऐसे आधा मरा हुआ देखा था और वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी, जबकि मैक्स उसे फटाफट से दरवाजा ढूंढने के लिए कहते हैं। सामने इन्हें दरवाजा दिख गया था जहाँ से अपनी अपनी दुनियाओं में जा सकते, अपनी अपनी बॉडी में जा सकते, लेकिन तभी यहाँ पे हेनरी पहुंच जाता है जिसे बिल्कुल भी नहीं पहुंचना चाहिए था और वो इन दोनों लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। आते पहले तो वो मैक्स को पकड़ता है, अपनी इतनी गंदी गंदी जटाओं से बेचारी का गर्दन वर्दन पकड़ लेता है। मैक्स की हालत खराब होने लगती है। असली वर्ल्ड के अंदर जो मैक्स थी, जहाँ पे उसकी बॉडी थी, वो भी मरने जैसी हालत में हो रही थी। तभी यहाँ पे वापस एक बहुत ही मैजिकल सीन हो जाता है। विल जो था हाइव माइंड से सीधा वेक्ना से जुड़ जाता है और उसके बाद में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से वेक्ना के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। उसका एक पैर तोड़ देता है हाथों के जरिए, मैक्स को छोड़ देता है और जोर से चिल्लाता है कि मैक्स अगर तुम सुन पा रही हो तो तुम्हें भागना होगा
होगा, भागो। मैक्स को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसकी जान बचाई तो बचाई किसने, लेकिन फटाफट से वो हॉली के साथ में बाहर भागने लगती है। अब यहाँ पे जो मैक्स और वेक्ना है, इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। वेक्ना विल को अपनी बॉडी से भगाने लगता है कि भाग जाए यहाँ से, लेकिन विल जो था वो अभी रोके हुए था कैसे तैसे करके, क्योंकि विल कमजोर है, उसको नहीं पता कि बॉडी कैसे हैंडल करनी है वेक्ना की। लेकिन वेक्ना ने विल को अपनी बॉडी से निकाल दिया और बेचारा विल बहुत गंदा वाला बेहोश हो गया। फटाफट से जो डेमोगॉर्गन को पावर्स मिली हुई थी उसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डाल के उसे तो जला दिया जाता है ताकि उसके पार्टिकल्स खत्म हो जाए, और तभी वहां से माइंड फ्लेयर वाला जो काला धुआं था वो निकल के चला जाता है। सेम टाइम पे हम जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं। ये ऊपर आते आते एक मोम सी जगह पे पहुंच जाते हैं। बहुत ही वाइट जगह थी और इन्हें ऊपर आसमान के अंदर दिखता है किसी तरीके की रोशनी थी, किसी तरीके की हिलती हुई सी चीज थी, क्योंकि बादल ओरिजिनल नहीं लग रहे थे। तो यहाँ पे जोनाथन एक पाइप उठाता है और सीधा हवा के अंदर मारता है और इसे लगता है कि ये डस्टिन की थ्योरी एकदम ठीक है, ये शील्ड जनरेटर ही होगा। अगर हम इसे खत्म कर देंगे और सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, ये वॉल हट जाएगा, पीछे से बच्चे मिल जाएंगे। चलो चीजें कितनी आसान है, हमें ये करना चाहिए। लेकिन तो भी इनकी फट तो रही थी। ऑलमोस्ट नैन्सी शूट करने ही वाली थी, लेकिन तब तक हम डस्टिन को देखते हैं जिसे दुनियाओं के बारे में, दूसरे डायमेंशन के बारे में, लूप होल के बारे में सारी चीजें पता चल जाती है और उसे पता चलता है कि ये कोई काले जादू से बनी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही चीज है। अगर इन्होंने गलती से भी उसके अंदर शूट कर दिया तो हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं वो दूसरा ग्रह आके सीधा हमसे टकरा जाएगा। वो शील्ड एक तरीके से हमें तो बचा रही है, तो शील्ड के अंदर शूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो इतना भयंकर वाला वैक्यूम होगा कि सारी की सारी चीजें उसके अंदर घुस जाएगी, हम सब मर जाएंगे, हॉली मर जाएगी, वेक्ना मर जाएगा, जितने इंसान है सब 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 मर जाएंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो जोनाथन से कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन झगड़े के अंदर उसका वॉकी टॉकी टूट जाता है और वो बात ही नहीं कर पाता। वो फटाफट से भागता है नैन्सी और जोनाथन को रोकने के लिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। नैन्सी ने एक शूट लगा दिया था सीधा आसमान के अंदर। और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड नंबर 6 की गाइस मैं क्या बात करूं, ये मेरा पर्सनल सबसे फेवरेट एपिसोड होने वाला है। ये ऐसा क्यों है ये आपको ऑलमोस्ट एपिसोड के लास्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, इतने सारे इमोशनल मूवमेंट्स आने वाले हैं ना कि ये सबसे बेस्ट एपिसोड है अब तक का मेरा। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नैन्सी और जोनाथन साथ में खड़े थे। नैन्सी ने शूट कर दिया था, हमें पता था कि डस्टिन ने समझा दिया था कि ऊपर एक शील्ड जनरेटर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सिस्टम है कि अगर हमने उसे ब्लास्ट कर दिया तो हम आपस में ही खत्म हो जाएंगे, वो चीज हमें वैक्यूम करके खत्म कर देगी, इतनी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वहां से जो ब्लास्ट होता है यानी कि नैन्सी के शूट से, तो एक बहुत ही बड़ा धमाका निकलता है, इतना बड़ा धमाका कि उससे नैन्सी और जोनाथन तो वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। और उतने बड़े धमाके से वो सीधी वेव्स जाती है उस दीवार की तरफ और दीवार पे बहुत बड़े बड़े से झटके लगाती है। जिसके बाद हम एरिका और मरी को देखते हैं जो कि डस्टिन के टीचर के पास में जाते हैं और उन्हें रात में कन्विंस करते हैं वो मीटर बनाने के लिए, जिससे कि वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके। एक ऐसा मीटर, उन्हें तो नहीं समझाया जाता है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्या है, उन्हें सिर्फ ये समझा दिया जाता है कि उन्हें एक ऐसा मीटर चाहिए जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से किसी और दुनिया को जोड़ सके। उस वक्त टीचर को तो अलग चीजें लग रही थी, लेकिन मरी के थोड़ी जोर जबरदस्ती करने से टीचर मान जाते हैं। यहाँ पे हम स्टीव को देखते हैं जो कि डस्टिन को रोता हुआ उसके पास बैठ जाता है और डस्टिन यहाँ पे अब समझाने लग जाता है कि कैसे उसे एक गोल्डन बुक मिल गई है जो कि डॉक्टर ब्रैनर की थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें लिख रखी है। ये जो वॉल थी वो वेक्ना ने नहीं बनाई है। वेक्ना ने अगर वॉल नहीं बनाई है तो उसके पीछे बच्चे नहीं है, दीवार के पीछे कुछ भी नहीं है। स्टीव का पूछना था कि अगर दीवार के पीछे कुछ नहीं है तो बच्चे कहाँ पर है और ये वॉल बनाई किसने है। तब यहाँ पे डस्टिन जवाब देने लगता है कि ये वॉल नेचुरली बनी हुई है, ये एक तरीके से वर्म होल है। वर्म होल का मतलब है कि ये दीवार हमें प्रोटेक्ट की हुई है। अब तक जो थ्योरी बनाई हुई थी अपसाइड डाउन वर्ल्ड की, ये दुनिया बिल्कुल उससे अलग चीजें हैं। यहाँ पर एक वर्म होल के जरिए हमारी पूरी दुनिया एक दूसरी डायमेंशन से जुड़ी हुई है। अगर ये वर्म होल ब्लास्ट हो गया या इस वर्म होल के ऊपर किसी भी तरीके की चोट पहुंची तो ये वर्म होल जो पूरी दीवार बनी हुई है एक छेद के जरिए खत्म हो जाएगी और बाहर अंतरिक्ष, बाहर स्पेस है, सारी चीजें स्पेस के अंदर चली जाएगी, हमारी पूरी दुनिया स्पेस के अंदर समा जाएगी। जो दूसरा डायमेंशन है वो हमसे टकरा जाएगा, बहुत सारी गलत चीजें हो जाएगी। और अभी अभी इसी आसमान के अंदर नैन्सी ने गोली चलाई है जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हमें नहीं पता है कि ऊपर क्या क्या चीजें होने वाली है। यहाँ हम देखते हैं कि जोनाथन और नैन्सी बेचारे पिघली हुई सी जगह के अंदर गिरे हुए पड़े हुए थे, शायद हो सकता है कि ये यहाँ पे पिघल के मर जाए। यहाँ पे काली, एल और हॉपर एक साथ के अंदर थे और इन्होंने भी देखा था कि एक वेव आई थी और दीवार से टकराई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ी घुसी हुई थी इस दीवार के अंदर वो बहुत जोर से पीछे की तरफ खिसक जाती है। और जैसा कि डस्टिन ने जस्ट अभी एक्सप्लेन करा कि ये एक तरीके का वर्म होल है जो कि अपने अंदर चीजों को खींच रही है, तो हर एक चीज इस छेद से दूसरे डायमेंशन की तरफ जाती जा रही थी, मतलब स्पेस की तरफ जाती जा रही थी, हर एक चीज गायब होती जा रही थी। तो यहाँ पे लगे हुए जो पट्टे थे वो भी हटने लग जाते हैं। जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड का जो हमारी दुनिया से कनेक्ट होता है तो ये तीनों उसके अंदर भागने लगते हैं कैसे तैसे करके, ताकि अपनी दुनिया तक तो एटलीस्ट पहुंच सके। यहाँ पे डस्टिन को भी नहीं पता था कि अगर ये दीवार फट जाएगी तो क्या होगा, और अगर वेक्ना इसके पीछे है ही नहीं तो
तो आखिर वो बच्चों को लेके गया कहाँ पे होगा। तो जितना जल्दी हो सके इन्हें फटाफट से अपने दोस्तों के पास में जाना है। और इसी वक्त हमें वर्म होल का सीन दिखाया जाता है, बड़ी सी दीवार का सीन दिखाया जाता है। हमारे अर्थ और दूसरे डायमेंशन के बीच का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से एकदम क्लियरली दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा भयानक था। जिसके बाद में हम मैक्स और हॉली को देखते हैं जो कि काफी कंटिन्यूअसली भाग रहे थे, लास्ट एपिसोड से ही भाग रहे थे। जिस वक्त डेरिक इनका ध्यान भटका रहा था और ये दोनों भाग गई थी, तो वहीं से सीन कंटिन्यू होता है। तो ये दोनों छुप के सीधा इस केव के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे वेक्ना को पहली बार पता चलता है कि जो हॉली है वो एक तरीके से बागी बन गई है, मैक्स के साथ में रह के इधर उधर भागने लगी है, वो अब वेक्ना का साथ नहीं देगी। तो वेक्ना हॉली को बहुत समझाता है कि देखो ये गलत लड़की है, ये एक मॉन्स्टर है, ये तुम्हें समझा बुझा के तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगी। लेकिन हॉली चिल्लाती है कि नहीं, मॉन्स्टर तो तुम हो, मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है, तुम बहुत बुरे हो। वेक्ना उसे बहुत समझाता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ वाली लड़की की जान ले लूंगा। ये 2 साल से मरी हुई है और मैं इसे अभी भी जान से मार सकता हूँ। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। हॉली डर जाती है लेकिन मैक्स तो भी कहती है कि ये अंदर नहीं आ सकता, तुम टेंशन मत लो। और सच में वेक्ना अंदर नहीं आता, वो वहीं के वहीं से मुड़ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला दिन आ जाता है 6 नवंबर, जब सब कुछ होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है समथिंग, जैसा कि वेक्ना के दिमाग में चल रहा था। अब यहाँ पे हम विल को देखते हैं जो कि अभी तक भी नहीं उठा है। लूकस, माइक और रॉबिन एक साथ में बैठे हैं। तभी यहाँ पे रॉबिन का दिमाग चलता है और वो कहती है कि अगर विल अभी भी नहीं उठा है, जैसे कि हमेशा होता है कि अगर इनके ऊपर अटैक होता है तो ये सब चले जाते हैं वेक्ना के दिमाग में, और वेक्ना के दिमाग में सब एक साथ इकट्ठे होंगे। माना कि हॉली जो कि अलग जगह पे है, मैक्स जो कि अलग जगह पे है, विल और वो भी अलग ही जगह पे है। तो ये तीनों है तो वेक्ना के दिमाग में ही, बस इनकी प्लेसेस अलग है। अगर विल ने हमें वेक्ना की बॉडी में घुस के बताया है कि जो मैक्स है वो भाग गई है, इसका मतलब है कि वो भागने की कोशिश कर रही है। भागने की कोशिश का मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी में वापस आना चाहती है। वापस आने का मतलब ये है कि अगर हम उसे म्यूजिक वापस से सुनाएंगे तो मैक्स जिंदा हो जाएगी। हो सकता है कि वो हॉली को लेके भागी है तो हॉली भी अपनी खुद की असली बॉडी में पहुंच सकती है। और अगर ये दोनों आ गए तो इन्हें तो सब कुछ पता है कि आखिर वेक्ना क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में कहाँ है, बच्चे कहाँ पर है, विल कहाँ पर है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसका मतलब है टाइम है मैक्स के उठने का। लूकस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रॉबिन के साथ में सीधा हॉस्पिटल चला जाता है मैक्स को लाने के लिए। माइक यहीं पे रुकता है जॉयस के साथ में। यहाँ पे हम विल को देखते हैं जो कि अपने हाइव माइंड के अंदर था, क्योंकि इस वक्त उसे वेक्ना ने पकड़ लिया था और बहुत ही भयंकर वाला कन्वर्सेशन करता है। विल के ऊपर सारे तरीके का इल्जाम डाल देता है कि विल ही वो पहला प्यादा है जिसके थ्रू उसने ये सब कुछ सोचा, ये सब कुछ बनाया, ये पूरा का पूरा किंगडम बनाया है। यानी कि उसका जो भी ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड की जगहें हैं, सुरंगे हैं, हाथ हैं, बड़े बड़े से रूट्स हैं, सब कुछ उसने विल की मदद से बनाया था। क्योंकि विल को जब उसने कब्जे के अंदर लिया था तो उसके दिमाग के अंदर घुस के वो इंसानी दुनिया में आता था। इंसानी दुनिया में आने के बाद में वो यहाँ की चीजें समझता था, यहाँ पे रहता था। इतने सालों बाद के अंदर वो लौट आया है तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से इंसानी दुनिया को कैसे जोड़ना है वो सब कुछ विल के दिमाग के थ्रू किया करता था। विल जब ये सारी बातें सुनता तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि विल के चक्कर में ही वेक्ना ने इतना सब कुछ कर दिया है और अभी भी आगे वो 12 बच्चे ले आया है। 12 प्यादों से वो एक नई दुनिया बनाएगा, इनकी खुद की दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया के अंदर वो खुद राज करेगा। क्योंकि पुरानी दुनिया के इंसानों को वेक्ना खत्म करना चाहता है। विल मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम ऐसी कोई भी दुनिया नहीं बना पाओगे। हम वो वाला डायमेंशन देखते हैं जहाँ पे वेक्ना की ओरिजिनल बॉडी पड़ी है, वहाँ पे उसका दिल है वो बहुत भयंकर वाला धड़क रहा है और साथ ही में जो 12 ट्यूब्स लगी है तो सारे बच्चे यहाँ पे बेहोश पड़े हैं। ये उसका असली अड्डा। अब यहाँ पे विल जब जोर जबरदस्ती करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और वेक्ना को मरना ही पड़ेगा, सब लोग आ जाएंगे और वेक्ना को मार देंगे, तब तो यहाँ पे वेक्ना और ज्यादा बदला ले लेता है। विल के दिमाग में घुस के ये पता लगा लेता है कि मैक्स कहाँ पर है। इस बात से विल को इतना ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहता था कि मैक्स आखिर कहाँ पर है, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट भागने वाली थी और अब तक मैक्स को छुपा के रखा गया था। लेकिन वेक्ना ने गुस्से में आके विल के दिमाग में घुस के ये भी पता लगा लिया कि आखिर मैक्स जो है वो कहाँ पर छुपी है। जिसके बाद में हम यहाँ पे मैक्स और हॉली दोनों को देखते हैं। हॉली यहाँ पे चीजों को देख देख के ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैक्स आखिर यहाँ पे इतने सालों से है, उसे कोई नई जगह या कोई नई मेमोरी क्यों नहीं मिली। मैक्स का कहना है कि न जाने वो कितनी सारी मेमोरीज के अंदर जाके आ चुकी है, यही अब तक की सबसे सेफेस्ट प्लेस है जहाँ पे अंदर वेक्ना नहीं आया है। नहीं तो उसने अब तक ऑलमोस्ट सारी की सारी मेमोरीज को खंगाल लिया है, हर बार हर जगह जाके देखा है और उसने ये जो मेमोरी है इसे भी देख लिया और यहाँ पे भयानक चीज जैसी कुछ भी नहीं है। लेकिन हॉली का कहना था कि अगर यहाँ पे वेक्ना नहीं घुसता तो पक्का कोई ना कोई भयानक चीज होगी और हम लोगों को अगर घर जाने का रास्ता हमारी मेमोरीज में से मिला है तो क्यों ना हम वेक्ना की मेमोरी में से घर भी तो जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले वो चीज ढूंढनी होगी, पहले वो मेमोरी ढूंढनी होगी कि आखिर वो है कहाँ पर। हॉली तो खड़ी हो गई थी कि उसे कुछ भी करके यहाँ से तो निकलना ही है। मैक्स उसे रोकती भी है लेकिन हॉली आखिर किसकी सुनने वाली थी। वो सामने पूछती है कि सामने क्या है। मैक्स कहती है सामने सिर्फ रेत ही है, मैंने वहाँ पे बहुत बार जाके देख लिया, जितनी दूर तक जाऊंगी उतनी ज्यादा रेत है। लेकिन हॉली बात नहीं मानती और इस बार खुद ढूंढने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जॉयस और माइक को देखते हैं जो कि विल के पास में ही थे और इसी वक्त इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। ये और कोई नहीं बल्कि हॉपर, एल और काली थे जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से निकल के इस दुनिया में आ चुके थे। और आते ही एल को काम पे लगा दिया जाता है कि जाओ जाके विल को ढूंढ के लाओ और एल कहती है कि बिल्कुल मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगी। जिसके बाद में सीन यहाँ स्टीव और डस्टिन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों ही जॉनथन और नैन्सी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे इन्हें अलग अलग तरीके के रास्ते दिखाई दे रहे थे। बहुत बुरी तरीके के डायमेंशन हो
हो रखे थे, रास्ते टूटे फूटे हो रखे थे। बस ये चाहते थे कि कुछ भी करके इन्हें जॉनथन और नैन्सी मिल जाए, लेकिन वो दोनों मिल ही नहीं रहे थे। बुरी तरीके से दोनों डरे हुए भी थे और ऊपर आके नहीं पता चल ही जाता है कि गड़बड़ तो हो ही चुकी है, क्योंकि ऊपर इन्हें आसमान दिखता है जिसके अंदर छेद हो रखा था और वो बहुत बुरी तरीके से अपने अंदर की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो बाहर निकाल रहा था। ये सोर्स का गोला बुरी तरीके से हिल चुका था और सेम टाइम पे हम जॉनथन और नैन्सी को भी देखते हैं जो कि धस गए थे और इस फ्लोर से नीचे गिर गए थे। यहाँ पे बुरी तरीके से वो व्हाइट कलर का सीमेंट कहे या पेंट कहे, वो लिक्विड गिर रहा था इनके ऊपर। जॉनथन जैसे उठता है तो फटाफट से नैन्सी को भी उठाता है। ये दोनों देखते हैं कि हर तरफ से लिक्विड बाहर आता ही जा रहा है, ये पूरा लिक्विड कमरे को भरता ही जा रहा है। इनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, क्योंकि राम जाने स्टीव और डस्टिन इस वक्त कहाँ पर होंगे। ये दोनों दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे को तोड़ने के बजाय उसमें से लिक्विड और ज्यादा तेजी से निकलने लग जाता है। सेम टाइम पे हम एल को देखते हैं जो कि विल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं ढूंढ पा रही थी। यहाँ पे हॉपर माइक के साथ में बात कर रहा था कि आखिर बाकी सब लोग कहाँ पे होंगे, किस वक्त होंगे, किस जगह छुपे हुए होंगे और उन्हें आखिर कैसे बुलाया जा सकता है। तब यहाँ पे काली आती है और हॉपर से आके झगड़ा कर लेती है कि आप अब तक एल को सब कुछ गलत गलत चीजें सिखा रहे हैं, क्योंकि उसे अभी तक सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हर चीज के पीछे आप है, क्योंकि आप उसे कभी सच से रूबरू कराना ही नहीं चाहते। अब यहाँ पे माइक पूछना चाह रहा था कि भाई कौन सी चीजें हैं, क्या रूबरू कराना है, आखिर ऐसी क्या चीजें जो एल को नहीं पता है। हॉपर चीजों को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हॉपर को पता था कि अगर वेक्ना को मार भी दिया जाए तो भी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि मिलिट्री के ऑफिस में यानी कि लैब के अंदर अभी भी और बच्चे बनाने की प्लानिंग्स चल रही है। अगर एल पकड़ी गई तो आराम से वो लोग बच्चे बना लेंगे डीएनए खून की मदद से। तो मोटा मोटी बात यह है कि एल का खत्म होना ज्यादा जरूरी है। अब ये बात इंटरनली हॉपर को पता थी, लेकिन माइक वगैरह किसी को कुछ भी नहीं पता थी। तो ये बात माइक जाके सीधा एल से ही पूछ लेता है। तो इस वक्त तो ये बात इग्नोर करते हैं और उसके बाद में एक डेप्रिवेशन टैंक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो एल है वो विल को ढूंढ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉबिन जैसे हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसकी गर्लफ्रेंड विकी उसे पकड़ के साइड में ले जाती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। भी अब म्यूजिक ऑन कर दिया था ताकि वो मैक्स को बुला सके। यहाँ हम मैक्स और हॉली को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इन्हें रास्ता मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन हॉली का दिमाग चलता है, छोटी सी बच्ची है लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसके पास में एक दूरबीन था, उसने दूरबीन की मदद से इधर उधर लेफ्ट राइट देखा और जब उसके ऊपर कवर लगा हुआ था उससे जब उसने पहाड़ी को देखा तो एक कट उसे दिखाई दिया। उस कट की मदद से उसे समझ में आया कि वहाँ आगे की तरफ कुछ तो है। यहाँ हम डस्टिन और स्टीव को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने ही वाले थे। अब स्टीव को ऑब्वियसली बात है ऊपर की तरफ चढ़ना था, लेकिन जो पूरी सीढ़ियां थी बुरी तरीके से टूटी हुई थी। तो डस्टिन उसे ऊपर जाने से रोक लेता है और ये तभी देखते हैं कि पूरी की पूरी सीढ़ियां पिघल के नीचे गिर गई है। सेम टाइम पे हम नैन्सी और जॉनथन को देखते हैं जो कि बहुत ही गंदे वाले मूवमेंट के अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि जो ये व्हाइट कलर का लिक्विड था वो बुरी तरीके से भरता जा रहा था, पूरे कमरे में भरता जा रहा था। इन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं था, ये दोनों इसके अंदर घुट के मर सकते हैं। तभी ये एक टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो जिंदा रह सके। और ये जो लिक्विड है धमाधम गिरे ही जा रहा था, जिसके बाद ये लोग घर के अंदर आ जाते हैं। एल के लिए डेप्रिवेशन टैंक बनाया जा रहा था। विल इस वक्त बेहोश ही था। हॉपर और जॉयस आपस में बात करते हैं और जॉयस कहती है कि मैंने पहली बार मेरे बेटे के ऊपर विश्वास किया, लेकिन इस बार ये चाल मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि विल वहां जाके खुद ही फंस गया। अब इसे आखिर उठाएगा कौन? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे विल को वहां पे नहीं भेजना चाहिए था। जॉयस की ये चीज मुझे गाइस स्टार्टिंग से बहुत बुरी लगती है कि ये बस रोती रहती है, इसका कोई खास रोल है नहीं, बस हमेशा गलत चीजों के बारे में बोलती रहती है। खैर ये वेब सीरीज का हिस्सा है तो इसका तो होना जरूरी था। हॉपर भी उसके साथ था और उसको विश्वास दिलाता है कि नहीं नहीं भाई विल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ माइक जाके सीधा एल से ही पूछ लेता है कि काली किसी बात को तो लेकर हॉपर से झगड़ा कर रही थी और इन दोनों के बीच में बहुत गर्मा गर्मी की बात चल रही थी। आखिर वो कहना क्या चाहती है? ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें पता है लेकिन हम सबको नहीं पता है? आखिर बात क्या है? मुझे सब कुछ बताओ। जहाँ पे एल उसे बता देती है कि वेक्ना के मरने के बाद में सच में कोई भी चीजें खत्म नहीं होगी। जो पापा का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू करा था, वो डॉक्टर के वापस करना चाहती है। मेरे खून मेरे डीएनए से नए बच्चों को बनाना चाहती है, बिल्कुल मेरे जैसे बच्चे बनाना चाहती है। तो अगर मैं जिंदा रही तो ये चीजें और बढ़ती ही जाएगी। वेक्ना के मरने से ये सारी चीजें खत्म नहीं होगी। तो ये सारी चीजें सुन के माइक बहुत पेशेंटली उसको जवाब देता है कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर भाग जाएंगे, कोई तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे पक्का एक झरना तो होगा ही होगा। अब एल माइक को इस वक्त कुछ भी नहीं कहती और कहती है कि बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो उस वक्त उसको कोई जवाब देती ही नहीं है। जिसके बाद हम हॉली और मैक्स को देखते हैं। अब जब हॉली ने वो माउंटेन देख लिया था तो वही चीज वो मैक्स को भी दिखा रही थी कि देखो देखो तुम भी देखो, यहाँ पे है एक माउंटेन है, तुम देख नहीं पा रही हो। मैक्स ने कभी बिलीव ही नहीं करा था कि उसे यहाँ पे कोई याद मिल सकती है, लेकिन हॉली के दिखाने पे उसे एक माउंटेन और साथ ही में वो जगह दिख जाती है। और तभी यहाँ पे हॉली का पैर फंस जाता है और वो सीधा जमीन में गिरने ही वाली थी, लेकिन मैक्स ने उसे बचा लिया था। तब जाके मैक्स को विश्वास हुआ कि उसने ढंग से ढूंढा नहीं था, वो मेमोरी का दरवाजा यहीं पे ही था। जिसके बाद हम रॉबिन को देखते हैं। विकी उसके साथ में थी और विकी बहुत बुरी तरीके से रॉबिन को इसलिए डांट रही थी क्योंकि वो बहकी बहकी बातें कर रही थी। रॉबिन ने हालांकि सब कुछ सच बता दिया था। अपसाइड डाउन वर्ल्ड, वेक्ना, डेमोगॉर्गन, माइंड फ्लेयर, जितनी भी चीजें हैं सब कुछ उसने बता दिया। लेकिन विकी को लग रहा था कि रॉबिन नशे करने लग गई है, उसने बहुत ज्यादा नींद की दवाइयां चुराई है, वो ड्रग डोज करने लग गई है, तो उसे हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। अब यहाँ पे रॉबिन उसको कैसे समझाए कि विकी ये सारी चीजें असली है और तुम मुझे रोक रही हो, वो बहुत गड़बड़ वाली चीज है, मैक्स को वापस लाना जरूरी है। और इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं जो कि रॉबिन को अरेस्ट कर लेते हैं। रॉबिन भागने की कोशिश करती है लेकिन तो भी बेचारी पकड़ी ही जाती
जाती है। सेम टाइम पे हम स्टीव और डस्टिन को देखते हैं जो कि बेचारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऊपर का रास्ता जैसे टूटता है तो डस्टिन का दिल भी टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर स्टीव ने इस सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करी तो वो भी मर जाएगा और ये सीढ़ी गल जाएगी और सीधा स्टीव नीचे गिरेगा। वो एक और मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने अपने आंखों के सामने से एडी को खोया था जो कि उसका सबसे बड़ा वाला बेस्ट फ्रेंड था, तो वो अब कुछ भी करके स्टीव को नहीं खो सकता है। स्टीव ऊपर नहीं जाएगा और बहुत जोर से वो रोता है और स्टीव को ऊपर जाने से मना कर देता। मतलब इतनी देर से तो ये दोनों लड़ रहे थे, लेकिन अब जाके तो भाई साहब ये दोनों भाई भाई बन जाते हैं और डस्टिन बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि अगर उसने स्टीव को खो दिया तो वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। जिसके बाद हम यहाँ पे जॉनथन और नैन्सी को देखते हैं। बहुत ही गंदा वाला मूवमेंट था, ऑलमोस्ट दोनों मरने वाले थे। तब जाके ये दोनों अपनी अपनी सच्चाइयां बताने लगते हैं कि कौन किससे किस चीज से खफा है, कौन किससे क्या चीज पसंद करता है, कौन किसकी किस चीज से नाराज था। ओवरऑल जितनी भी चीजें थी दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर देते हैं। आखिर के अंदर दोनों ऑलमोस्ट मरने वाले हैं, इस व्हाइट लिक्विड के अंदर घुस के बर्बाद होने वाले हैं। तो यहाँ पे जॉनथन जो था वो नैन्सी को प्रपोज कर देता है। वो अपने साथ में एक रिंग लेके घूम रहा था जो कि वो नैन्सी को पहनाना चाहता है, उसे शादी करना चाहता है। नैन्सी भी यहाँ पे जॉनथन के बारे में कहती है, साथ ही में स्टीव के बारे में भी कहती है कि नहीं वो स्टीव को पसंद नहीं करती, क्योंकि जॉनथन ने बोला था कि कहीं तुम्हें स्टीव पसंद तो नहीं है, वापस से तुम उसकी तरफ जा तो नहीं रही हो। तो नैन्सी मना कर देती कि नहीं भाई वो बिल्कुल अलग इंसान है, जब मैं बच्ची थी तब उसके साथ में रहा करती थी, हम दोनों की अब बिल्कुल भी नहीं बनती है। तुम मुझे पसंद थे लेकिन बीच में कुछ चीजें गड़बड़ होने लगी। इसके बाद में इन लोगों का काफी अच्छा कन्वर्सेशन वगैरह होता है। आखिरकार दोनों ऑलमोस्ट मरने वाले थे, लेकिन तभी नैन्सी के हाथ से वो रिंग गिरती है और उस रिंग की आवाज आती है। तभी इन्हें पता चलता है कि ये मरते मरते बच गए हैं। गाइस बहुत अमेजिंग सीन था ये, क्योंकि वो जो व्हाइट कलर का लिक्विड था वो पूरी तरीके से जम गया था और ये दोनों बिल्कुल ऊपर आ गए थे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं क्योंकि भाई साहब वापस से इन दोनों को एक जीवन दान जो मिल गया था। जिसके बाद हम एल को देखते हैं, इसे डेप्रिवेशन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है और विल को ढूंढने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे विल के पास वो जाती है और कहती है कि बताओ आखिर मुझे तुम कहाँ पर हो। वो सीधा विल की उसी याद के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पे वो वेक्ना के दिमाग के अंदर है, पूरा का पूरा रूट से लिपटा हुआ है और भयंकर वाला रो रहा है। सेम टाइम पे हम हॉली और मैक्स को देखते हैं जो कि इस वक्त वेक्ना की एक मेमोरी के अंदर है। हो सकता है इसमें कोई बहुत ही भयानक सी चीज हो। तो मैक्स हॉली को समझाती है कि डरना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक अनरियल चीज है। यहाँ पे कोई भी चीज रियल नहीं है और तुम्हें कोई भी चीज हार्म नहीं पहुंचाएगी, तो आगे बढ़ती रहना और मेरी तरफ देखती रहना। यहाँ पे एक आदमी था, साइंटिस्ट जैसे कपड़े पहने हुए थे, डॉक्टर जैसे कपड़े पहने हुए थे, बहुत बुरी तरीके से खून में लथपथ था और एक बच्चा भागता हुआ आता है जो कि उस आदमी से ब्रीफकेस मांगने लगता है। ये आदमी कहता है कि तुम्हें उन्हीं लोगों ने भेजा है ना। गाइस यहाँ पे एक पूरी की पूरी थ्योरी बन सकती है कि इस छोटे से बच्चे को किसने भेजा था, यानी कि ये वेक्ना ही है। छोटे बच्चे के पास में इस वक्त पावर्स आ चुकी थी या इस इंसिडेंट के बाद में उसके पास में पावर्स आई थी। तो ये बहुत बड़ा लॉजिकल एक पूरी की पूरी इस पे एक्सप्लेनेशन बन सकता है। खैर मैं वो कभी बाद में भी करूंगी या फिर एपिसोड के लास्ट में भी बता दूंगी। लेकिन हम इस मेमोरी के अंदर देखते हैं कि इस साइंटिस्ट ने बच्चे के हाथ पे गन चला दी थी, यानी कि हेनरी के हाथ में, और उसके हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने पत्थर लेके इस साइंटिस्ट के मुंह पे धमाधम मारा कि साइंटिस्ट का पूरा चेहरा फाड़ दिया और उसके बाद में ब्रीफकेस को चुरा लिया। ये चीज देखिए हॉली बुरी तरीके से डर गई थी। मैक्स उसे अपने पास लेके जाती है और उसे दरवाजा मिल जाता है भागने का, और इस मेमोरी के अंदर तो वेक्ना भाई साहब आ ही नहीं सकता, तो ये दोनों तो आराम से भाग सकते हैं। तो मैक्स फटाफट वहां से चट्टाने हटाने लगती है, हॉली की मदद लेती है। ये लोग पत्थरे हटा उठू के कैसे तैसे करके उस दरवाजे से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे लूकस बस वेट कर रहा था कि कुछ भी करके बस मैक्स को बाहर लेकर आना है, मैक्स आने वाली है। यहाँ पे हम विल को देखते हैं क्योंकि एल ने उसे उठा दिया था और विल उठते बहुत भयंकर वाला रोता है और कहता है कि फिर से वेक्ना ने मेरा इस्तेमाल करा और उसने मैक्स को ढूंढ लिया है। वो हॉकिंस के अंदर जाके मैक्स को मार देगा, यानी कि जो उसकी बॉडी हॉस्पिटल के अंदर वहां जाके उसे मार देगा। एल फटाफट से उठती है असली दुनिया के अंदर, वहां पे विल के पास में जाती है और सबको इन्फॉर्म करती है कि हमें मैक्स के पास जाना पड़ेगा क्योंकि मैक्स को मारने के लिए वो डेमोडॉग्स को भेज रहा है। यहाँ पे हम रॉबिन को देखते हैं जिसे पुलिस ऑफिसर लेकर जा ही रहे थे और तभी लाइट्स फ्लिकर होना स्टार्ट हो जाती है। रॉबिन सबको समझाती है कि देखो तुम मरने वाले हो, प्लीज मेरी बात मानो, हमें पूरा हॉस्पिटल को खाली कराना पड़ेगा। लेकिन ये ऑफिसर्स बात नहीं मानते। इतनी देर में तो डेमोगॉर्गन खुद के दर्शन दे देता है और इन ऑफिसर्स को चीर फाड़ देता है। तब जाके ये विकी जो लड़की है इसे सब चीजों पे विश्वास होता है कि अब तक रॉबिन जो भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। वो विकी को लेके फटाफट फुर्ती से भागने लगती है। रॉबिन विकी के साथ में जाके लूकस को ढूंढने लगती है ताकि लूकस कुछ भी करके मैक्स को वहां से उठा के ले जाए, क्योंकि डेमोडॉग्स ने इनके ऊपर अटैक नहीं किया बल्कि मैक्स को ढूंढने के लिए भाग गए। अब यहाँ पे रिसेप्शन पे जाके रॉबिन अनाउंस करती है कि लूकस अगर तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मैक्स को लेके फटाफट भागो, वहां से डेमोडॉग्स आने वाले हैं और तुम्हें मार देंगे। अब ये चीज स्पीकर पे चल रही थी तो सेम टू सेम चीज माइक की माँ भी सुन लेती है और खुद के सारे स्टेप्स वगैरह हटा देती है बच्चों की हेल्प करने के लिए। जिसके बाद में हम मैक्स और हॉली को देखते हैं जो कि उस टूटे फूटे से खंडरों में से निकल के ऑलमोस्ट उस जगह पे आ चुके थे, वो जो हेल जैसा दिखने वाला जगह थी वहाँ पे। लूकस मैक्स को लिए गोदी में इधर उधर घूम ही रहा था। तभी यहाँ पे उसे रॉबिन और विकी भी मिल जाते हैं, लेकिन इनके पीछे डेमोडॉग्स लगे हुए थे। वो डेमोगॉर्गन ऑलमोस्ट दरवाजा तोड़ के अंदर आ चुके थे। ये सब वॉशिंग एरिया के अंदर थे, वॉशिंग मशीन के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन डेमोगॉर्गन आगे बढ़ते ही जा रहे थे। विकी की फटी हुई थी, वो रॉबिन से माफी भी मांगती है और कहती है कि हम दोनों अगर जिंदा बचे तो हम दोनों वापस आगे लाइफ बहुत अच्छे से बिताएंगे। अब यहाँ पे लूकस ने मैक्स को जगाने के लिए गाना चला रखा
रखा था। तो यहाँ पे रॉबिन और विकी दोनों ही गाने को बंद करने के लिए कहते हैं, तो लूकस मना कर देता है कि नहीं, मैक्स वापस आने वाली है, मैं गाना नहीं बंद कर सकता। और ऑलमोस्ट ये जो डेमोगॉर्गन्स है ये बिल्कुल इनके सामने आने ही वाले थे कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम मैक्स और हॉली को देखते हैं जो कि इस हेल वाले दरवाजे तक पहुंच गई थी और आगे बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ हम वापस से इसी वॉशिंग एरिया वाला सीन देखते हैं। डेमोगॉर्गन्स इनकी तरफ आने वाले थे और तभी एक बहुत ही गजब वाला मिरेकल हो जाता है। सारे के सारे डेमोगॉर्गन्स वॉशिंग मशीन की तरफ आते हैं क्योंकि इन्हें आवाज आ रही थी। तभी यहाँ पे बहुत भयंकर वाला ब्लास्ट होता है। इस धुएं में से निकलती हुई आती है माइक की माँ, क्योंकि हमने देखा था कि भाई अपने चिप पे पटाखी भागी थी तो कोई ना कोई मदद तो करती, तो उसने चारों बच्चों को एक साथ में बचा लिया था और इतने सारे डेमोगॉर्गन्स को मार दिया था। जिसके बाद में सीन यहाँ हॉली और मैक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों बात करते हैं। मैक्स का दरवाजा खुला था, उसे दिख रहा था कि लूकस ने उसे गोदी में उठाया है, बाकी सब लोग भी उसे दिख रहे थे। वो ऑलमोस्ट वेक्ना के दिमाग से निकलने वाली थी, खुद की बॉडी के अंदर जाने वाली थी। और सेम चीज वो हॉली को भी समझाती है कि तुम्हें तुम्हारा दरवाजा भी मिल जाएगा, खुद पे बिलीव करो। हॉली बहुत ज्यादा डरी हुई थी, छोटी सी तो बच्ची थी, तो उसने अपने गले के अंदर पहने हुए लॉकेट को ही खुद का पावर बनाया और सोचा कि हाँ वो बिल्कुल कर सकती है, वो बिल्कुल भी नाजुक सी बच्ची नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेव बच्ची है और वो भी अपनी असली बॉडी में चली जाएगी। मैक्स उसे समझाती है कि अगर तुम अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाओ, यानी कि जहाँ पे भी तुम्हारी बॉडी रखी गई है, तो वो दुनिया बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी है। तुम अपने घर के अंदर जाके छुप जाना, हम असली दुनिया में जाते तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे, तुम बिल्कुल भी मत डरना। वहाँ जाते ही अपनी बॉडी में भागने की कोशिश करना, बस मैं तुम्हें जल्दी से असली दुनिया में मिलूंगी। ये दोनों बहुत लंबा कन्वर्सेशन करते हैं कि बस इन्हें जाना ही है, आखिरी मूवमेंट चल ही रहा था इनका। और मैक्स फाइनली भागती हुई जाती है कि भाई साहब अब तो इसको उठना ही है, इसको आंखें खोलनी ही है। और सेम टाइम पे हॉली भी निकल जाती है क्योंकि उसे भी अपना दरवाजा दिख ही गया था। और इसी के साथ में गाइस ये बहुत अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या इस बार भी मैक्स उठ पाएगी या फिर से उसके साथ में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये तो गाइस हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड नंबर 7 हमें बहुत सारी चीजें बताने वाला है कि आखिर ये वर्म होल यानी कि ये जो ब्रिज है वो किससे किसको कनेक्ट करने वाला है, वेक्ना के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, कौन जिंदा होने वाला है, कौन मरने वाला है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए एपिसोड 7 की तरफ चलते हैं, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि मैक्स कैसे फाइनली 2 साल बाद में अपनी बॉडी में लौटी है, क्योंकि जो उसका दिमाग था वो वेक्ना के दिमाग के अंदर कैद था। फाइनली जब मैक्स लौटती है तो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसके सामने लूकस था, रॉबिन थी और भी काफी सारे लोग थे। मैक्स फूट फूट के रोती है कि लूकस ने उसे अपने हर सपने के अंदर देखा था, उसे न जाने कितनी बार देखा था। वो बाहर आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी नहीं आ पाई, लेकिन लूकस ने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरकार मैक्स को जिंदा कर दिया, क्योंकि अगर लूकस हिम्मत छोड़ देता तो शायद मैक्स कभी भी जिंदा नहीं हो पाती। कैसे तैसे करके मैक्स उसे गले वगैरह लगती है, लेकिन साफ पता चला था कि उसकी बाकी की बॉडी काम नहीं करती। तब तक यहाँ पे बाकी सारे लोग भी आ चुके थे। माइक यहाँ पे देख पाता है कि उसकी माँ भी आ गई थी और माइक को बताया जाता है कि ये लोग आज जिंदा है, तो माइक की माँ की वजह से, क्योंकि रॉबिन ने लूकस के थ्रू एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करवाया था और तभी ये चीज सुन के माइक की माँ आ गई थी और उसने इतने सारे डेमोगॉर्गन को जान से मार दिया था, फाड़ दिया था। अब जैसे ही मैक्स जिंदा होती है तो उठने के बाद में वेक्ना वगैरह के बारे में बताती है कि वो दिमाग से निकल गई है। इसका मतलब है कि वेक्ना बहुत ज्यादा भड़का हुआ होगा, ऊपर से हॉली भी भाग गई है तो वो पागल हो रहा होगा। लेकिन सब पूछते हैं कि आखिर हॉली कहाँ पर है, तो मैक्स बताती है कि हॉली अभी भी एक ऐसी जगह पे है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता। वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड तो नहीं है बल्कि हम उसकी मेमोरीज के अंदर रहते थे, तो वहाँ पे हमारे दिमाग थे और हमारी बॉडीज को कहाँ रखा है ये कुछ भी नहीं पता। तो ये अगर नीचे रहे हुए यानी कि डस्टिन, नैंसी वगैरह इन लोगों को ढूंढ ले तो शायद ये लोग बता पाए कि क्या इन्हें वेक्ना मिला या नहीं मिला। यहाँ पे हम हॉली को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर वापस आ चुकी थी क्योंकि वो भी मैक्स के साथ में ही भागी थी। तो वो एक ऐसी जगह पे थी जिस जगह को वेक्ना ने क्रिएट करा था, घात जैसा स्केलेटन टाइप का समझ लीजिए, और वो पूरा ऐसा डायमेंशन था जहाँ पे कोई भी चीज नहीं थी, पूरा अंधेरा था, बेकार सी उजड़ी हुई जगह थी। वेक्ना पे गुस्से के अंदर हॉली का पीछा करने लगता है। यहाँ पे हम जोनाथन और नैंसी को देखते हैं जो कि अभी भी फंसे हुए ही थे। जोनाथन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नैंसी मना करती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ही घायल हो जाओगे और हम यहाँ पे घायल रहेंगे तो बड़े मुसीबत के अंदर आ जाएंगे। इतनी ही देर में स्टीव और डस्टिन दोनों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया था और इन लोगों को बाहर ले आए थे। डस्टिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था कि शायद इस सिचुएशन को देख के साफ लग रहा था कि नैंसी और जोनाथन मर जाते, जहाँ पे इन दोनों को भी ये लग रहा था कि हाँ भाई सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब थी। और साथ ही में डस्टिन को डांटा भी जाता है कि जब तुम्हें पता ही नहीं था कि ये शील्ड जनरेटर है या नहीं है तो आखिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जहाँ पे डस्टिन कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ी ना पता है। उसके बाद वो बुक को दिखाता है जो कि डॉक्टर ब्रैनर की थी। ये एक खजाने से कम नहीं थी, इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई थी कि वर्म होल क्या है, ब्रिज क्या है, आखिर ये जो ऊपर आसमान के अंदर दिख रहा है वो क्या चीज है, इन्होंने जिसको शूट करा वो क्या चीज है, काफी सारी चीजें, एक दूसरा डायमेंशन, सारी जितनी भी चीजें थी डस्टिन को पता चल रही थी, समझ में आ रही थी। वो इन दोनों को भी समझाता है और ये भी बताता है कि वेक्ना अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर तो नहीं है बल्कि वो कहीं दूसरी ही दुनिया के अंदर है और बच्चे भी उसी के पास में है। यहाँ हॉली बहुत तेजी से भागती है वेक्ना से छुपने के लिए, जहाँ पे उसे अपसाइड डाउन वर्ल्ड का एक छोटी सी दरार टाइप की दिखती है। बड़ी हिम्मत करती है छोटी सी बच्ची, पत्थर वत्थर हटाती है
और उस छोटे से छेद के अंदर ही जंप कर जाती है और सीधा वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर गिरने लगती है और बहुत जोर से चिल्लाती है और ये सेम आवाज नैन्सी सुन लेती है और उस आवाज को फॉलो करने लगती है। यहाँ पे हम नॉर्मल वाली दुनिया के अंदर एक साथ के अंदर थे और फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है तो ये सारे बलून्स को काट देते हैं और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलनी शुरू हो जाती है ताकि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से ढूंढ सके कि डस्टिन और बाकी सब लोग कहाँ पर है। आखिर इन्हें थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी तो मिल चुकी थी। यहाँ पे हम विल को देखते हैं जो कि इस बात को लेकर बहुत भयंकर वाला रो रहा था। जो वेक्ना है उसने उसके साथ में बहुत बुरा किया है, उसके दिमाग का इस्तेमाल किया है। हर बार उसके दिमाग के थ्रू ही वो इधर उधर जाता था, चीजें बनाता था और उसे कई सारी चीजों के बारे में पता है। तो वो विल ही है जिसने कई सारी चीजों में उसकी मदद करी है अनइंटेंशनली, तो इसलिए वो खुद को बहुत बड़ा दोषी मान रहा था। तो उसकी माँ जॉयस आके उसे समझाती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे विल वापस से बताता है कि वो मेरे दिमाग के अंदर जाता था, मैं उसके साथ में सुरंगें बनाया करता था, उसी सुरंगों की मदद से हमारी दुनिया को अपसाइड डाउन वर्ल्ड से जोड़ता था। वेक्ना उन्हीं सुरंगों की मदद से वो छेद करता था। न जाने उसे कितने सारे लोग मारे गए हैं, वेक्ना हमारी दुनिया में आ सका है, खुद के डेमोगॉर्गन्स को यहाँ पे भेजता है। वो सारी चीजें वेक्ना के चक्कर में हुई थी। उस दिन विल ने सारी चीजें नहीं बताई थी, लेकिन अब वो जाके जॉयस को सारी चीजें बता देता है कि आधा गुनेगार तो ऑलमोस्ट वही खुद ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सब जो भी लोग हॉस्पिटल के अंदर थे वो मैक्स को अपने साथ में घर की तरफ लेकर आ रहे थे, क्योंकि अब इन सब लोगों को वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर तो जाना ही था। वेक्ना को खत्म करना एक बहुत बड़ा मिशन चल ही रहा है। तो जो माइक की माँ है वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मेरी बच्ची खुद ही गायब है। वो हॉली के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में आ रही थी। तो सब उसे समझाते हैं कि हॉली को लाने के लिए इतने सारे लोग हैं, आप चलेंगी तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, कोई और भी चीजें गड़बड़ हो सकती है, आप प्लीज हमारा वेट करिए। कैसे तैसे करके उनको सब रोकते हैं और बाकी सब लोग अड्डे की तरफ निकल जाते हैं, यानी कि वही रेडियो स्टेशन जहाँ पे सारा का सारा सेटअप रेडी था। माइक अपनी माँ को बहुत बुरी तरीके से समझाता है, क्योंकि माइक की माँ को खुद को भी नहीं पता था कि आखिर ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्या है, वेक्ना क्या है, ये डेमोगॉर्गन्स क्या है, दुनिया को आखिर बचाना कैसे है, छोटे बच्चे कहाँ चले गए, काफी सारी चीजें। अब यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 2 या 3 मेंबर्स को देखते हैं जो कि नए नए ऐड हुए हैं, जिन्हें इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, अपसाइड डाउन वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे माइक की माँ हो गई, रॉबिन की गर्लफ्रेंड विकी हो गई और ये डस्टिन के जो सर है साइंस टीचर, इन्हें भी कुछ भी नहीं पता था। तो अब अगर इन्हें अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाना है तो इन्हें कोई ना कोई दरार ढूंढनी पड़ेगी। तो वो दरार इन्हें स्कूल के कैंपस के पास ही दिख गई थी, लेकिन वहां तक जाने के लिए इन्हें कोई ना कोई कैमरा मिल जाएगा, तो कैमरे को हटाना पड़ेगा। तो सारे लोग एक साथ में इकट्ठे होते हैं और इसी वक्त इन्हें डस्टिन की फ्रीक्वेंसी भी मिल जाती है। मरी के हाथ में वॉकी टॉकी था जिससे इन्हें डस्टिन की आवाज आती है, लेकिन बहुत कम आवाज आती है कि हॉली मिली या नहीं मिली। सबको आवाज आती है कि हॉली मिल गई। सब बड़े खुश हो रहे थे कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, ये सब लोग भी यहाँ पे रीयूनाइट हो गए और नीचे भी हॉली मिल गई है, तो हम आगे बच्चों को भी ढूंढ सकते हैं और वेक्ना को मार सकते हैं। आगे जाते हैं सारे लोग, कैमरा को तोड़ देते हैं ताकि कैमरा से ये लोग बाकी लोग कैप्चर ना हो पाए। उसके बाद में एक पट्टे को हटाते हैं, स्टील की बहुत बड़ी प्लेट थी उसे हटाते हैं और उसके बाद में अपसाइड डाउन वर्ल्ड का दरवाजा खुल जाता है। ये चीज विकी और इस टीचर के लिए बिल्कुल नई चीज थी, फिर भी ये सारे लोग अंदर की तरफ घुस जाते हैं। ऊपर लूकस और मैक्स दोनों रहते हैं, ये लोग भी कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, क्योंकि लूकस मैक्स को छोड़ के जा नहीं सकता और मैक्स की बॉडी अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, वो सब बस लोगों को रिस्पॉन्स कर सकती है। नीचे जाते ही सब हॉली के बारे में पूछते हैं, लेकिन नैन्सी कहती है कि मैंने उसे खुद ने देखा था ऊपर से गिरते हुए, लेकिन फिर कोई चीज आई जो कि हॉली को वापस से ऊपर आसमान की तरफ ले गई और मैं उसे बचा ही नहीं पाई। हॉली जिंदा है ठीक है, लेकिन उसे कोई चीज है जो कि अपने साथ ऊपर ले गई है। ये चीज अब मैक्स ने भी सुन ली थी, समझ ली थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि आखिर हॉली को कौन कैसे लेकर गया है। यहाँ पे नैन्सी भी बताती है कि उसने किस तरीके से एक में अब हॉली को खींच के वापस से बेहोश करके उसी पिलर के ऊपर लगा देता है जहाँ पे उसने अपने जटाओं से रूट्स से बाकी सारे बच्चों को कनेक्ट कर रखा था, जहाँ पे वो अपने दिमाग से बाकी सारे बच्चों के दिमाग को कनेक्ट करता है। हॉली को लाके वहीं पे वापस घुसा दिया। यहाँ पे हम आर्मी मेंबर्स का एक सीन देखते हैं, क्योंकि लास्ट कुछ एपिसोड पहले हमने देखा था कि डेमोगॉर्गन्स आए थे और बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, तो आर्मी वाले बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। तो डॉक्टर के आगे यही सब चीजें पूछती रहती, लेकिन उन्हें डेमोगॉर्गन वेक्ना से कोई मतलब लेना देना ही नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ एल चाहिए थी। इस चक्कर के अंदर ये इस आर्मी वाले की भी 12 बजा देती है। आर्मी वाला कहता है कि भाई मैं ढूंढूं कैसे, आखिर वो लड़की तुम्हें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, मुझे कुछ तो बताओ। आखिर उस लड़की के पीछे इतनी सारी आर्मी लोग लगे हुए, इतने लोग मर रहे हैं, आखिर मुझे कुछ तो बताओ। लेकिन डॉक्टर के उसी का गला पकड़ लेती है और उसे अल्टीमेटम दे देती है कि तेरा जानना जरूरी नहीं है, मुझे बस वो लड़की लाके दे, कहीं से भी लाके दे। इसी वक्त इस ऑफिसर को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आखिर ये सब लोग कहाँ पे दिखे थे, स्कूल के कैंपस के पास में दिखे थे। अब यहाँ पे वापस से एक बार ये लोग रीयूनाइट करते हैं, जहाँ पे विल आके मैक्स से मिलता है, क्योंकि अभी तक विल को नहीं पता था कि मैक्स भाई साहब जिंदा हो गई। हम मैक्स को देखते हैं जो कि लूकस से बात कर रही थी और बताती है उसे कि उसे कभी भी इस साउंड की जरूरत थी ही नहीं, बस उसे अंदर से विश्वास रखना था, क्योंकि लूकस हमेशा उसका वेट करता था और उसे लगता था कि म्यूजिक ही उसके बाहर निकलने का रास्ता था। कई बार उसने सोचा था कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी वो अटक जाती थी और वेक्ना उसे पकड़ लेता था। अब ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे और डस्टिन इस पूरी की पूरी थ्योरी को समझाता है सारे लोगों को कि एक दुनिया हमारी है, उसके बाद में एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है जो कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड से शुरू होता है। इस अपसाइड डाउन वर्ल्ड से निकल के ये ब्रिज एक दूसरी डायमेंशन में जुड़ता है। इस डायमेंशन को नाम दिया जाएगा एक काली दुनिया। इस काली दुनिया के अंदर क्या है, बुरी बुरी ताकतें हैं, अंधेरा है और कुछ भी नहीं है। अब ये जो घर है वो वेक्ना का घर है। जिस वक्त वेक्ना को मारा गया था,
वेक्ना उड़ के सीधा इसी दुनिया के अंदर गया था। और ये था गाइस सीजन 1 का सीन, जब छोटी सी बच्ची एल थी और उसने उठा के हेनरी क्री कनेक्ट करो, उसे बुलाओ, तो इसी चक्कर के अंदर, उसे जगाने के चक्कर के अंदर अपसाइड डाउन वर्ल्ड क्रिएट हुआ। अब जब 4th सीजन के अंदर वेक्ना को पूरी तरीके से मार दिया गया था, जला दिया गया था और उसे फेंक दिया गया था, तो वो उसी डायमेंशन के अंदर जाके छुप गया था और उस डायमेंशन के अंदर जाके उसने फालतू काम नहीं किया, बल्कि बैठ के दरारें बनाता रहा और हमारी दुनिया को उस दुनिया से, उस डायमेंशन से कनेक्ट करता रहा। अब इसके बीच में जो ब्रिज बना हुआ है, इसे ही वर्म होल कहा जाता है। अगर इस वर्म होल को ब्लास्ट कर दिया जाएगा तो पूरी की पूरा ये जो दूसरा डायमेंशन है, अपसाइड डाउन वर्ल्ड है, ये ब्रिज है, वर्म होल है, सब कुछ ऊपर कैसे घुसेंगे। तो ये तो हॉपर का प्लान एकदम फ्लॉप हो जाता है। बाकी सब लोग भी प्लान सजेस्ट करने लग जाते हैं, उसी मेमोरी के अंदर चले जाते हैं, या फिर हम वेक्ना का दिमाग ही गए जिसके अंदर सारे बच्चों को उसने रख रखा है, संभाल रखा है। तो यहाँ पे वेक्ना आके हॉली को सुला देता है और बाकी सारे बच्चों को प्रोवोक करने लगता है कि हॉली तो उस दूसरे मॉन्स्टर के साथ में जाके मिल गई है जिसके लाल बाल थे और मुझे बुरा बुरा बोल रही है, अगर हॉली मेरे साथ नहीं देगी तो तुम सबके पेरेंट्स मारे जाएंगे, पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, तुम लोगों को हॉली को समझाना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पेरेंट्स का नाम सुनते बेचारे सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं कि हम हॉली को समझा के रहेंगे कि वो आपकी मदद करे ताकि हमारे पेरेंट्स और हमारी दुनिया बच सके। डेरिक भी बेवकूफ यहाँ पे, जिसे सब कुछ पता था, फिर भी हेनरी के डराने के चक्कर में वो भी डर चुका था और वेक्ना का ही साथ दे रहा था। अब यहाँ पे हम आर्मी मेंबर्स को देखते हैं, जिसे वो उठा हुआ पट्टा दिख जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि सारे लोग जो है अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। यहाँ पे हम वापस से रेडियो स्टेशन की तरफ देखते हैं। अब सब अपने अपने प्लान सजेस्ट कर ही रहे थे, किसी को कोई ढंग का प्लान मिल नहीं रहा था। तभी स्टीव को एक प्लान आता है। अब वो कहता है कि अगर जैसा कि मैक्स ने बताया है कि दूसरी दुनिया को, यानी कि दूसरे डायमेंशन को अगर वेक्ना हमारी दुनिया से कनेक्ट कर रहा है तो हमें उसे करने देना चाहिए। उस टावर के अंदर जो दरारें बनी हुई होगी वहां तक उस पूरे की पूरी दुनिया को नीचे आने देंगे और जैसे ही हम उस टावर के थ्रू पहुंचेंगे तो एल वहां पे अंदर घुसेगी, वेक्ना को जान से मारेगी, जिस भी तरीके से वो मारती है अपनी सारी पावर्स के थ्रू, और ये पूरा का पूरा काला जादू होना खत्म हो जाएगा, वो डायमेंशन आना रुक जाएगा, हम सब लोग वहां से बाहर निकल जाएंगे बच्चों को लेके और उस पूरी की पूरी दुनिया को उड़ा देंगे। अब इस बीच के अंदर काफी सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, काफी सारे फेलियर्स भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इनके पास सिर्फ और सिर्फ यही प्लान था कि डायमेंशन अगर नीचे आ रहा है, वो काली दुनिया नीचे आ रही है तो उसे नीचे आने देते हैं और ये लोग बस वेट करेंगे ताकि एल वेक्ना के दिमाग में घुस के उसे बहुत बुरी तरीके से मार सके। लेकिन यहाँ पे एल मना कर देती है कि अगर वो इतनी दूर है तो वेक्ना के दिमाग में नहीं घुस सकती है और उसे नहीं मार सकती, मतलब उसको उसके नजदीक होना ज्यादा जरूरी है। ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि क्यों ना अब एल को अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर ले जाया जाए, क्योंकि लैब तो वहां पर भी है और वहां पे भी डेप्रीवेशन टैंक तो होगा ही होगा। अगर एल उसके अंदर चली जाएगी तो आराम से वेक्ना को मार सकती है। अब उसका साथ देने के लिए काली भी जाती है और साथ ही में मैक्स कहती है मैं उसके दिमाग का चप्पा चप्पा जानती हूँ तो मैं भी साथ में चलूंगी। ओवरऑल इन सब लोगों ने छोटी मोटी प्लानिंग्स तो बना ली थी कि आखिर लोग करने वाले हैं, लेकिन इसको कैसे करना है ये अभी इन्हें बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। यहाँ पे हम हॉली को देखते हैं जो कि एकदम से नींद में से उठती है और बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है कि वेक्ना बहुत बुरा है। बच्चे से समझाते हैं कि नहीं वेक्ना तो अच्छा है, हेनरी बहुत अच्छा है, वो हम लोगों की मदद करने वाला है, हमारे पेरेंट्स को यहाँ पे लाने वाला है, सारे मॉन्स्टर को मारने वाला है। लेकिन हॉली बहुत समझाती है, रो दो के हर एक बच्चे को कहती है, डेरिक को भी कहती है कि डेरिक तुम्हें तो सब कुछ पता है, बोलो ना सबको ये मॉन्स्टर है, हम सबको जान से मार देगा, ये बहुत बुरे बुरे काम कर रहा है। लेकिन डेरिक भी साथ नहीं दे पाता क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ था। तो हॉली अब मासूम बनने की कोशिश करती है और उसके बाद में सीधा टेप उठा के बच्चों को मारती है और वहां से भागती है, लेकिन बच्चों ने उसे पकड़ लिया था। बहुत बुरी तरीके से बेचारी हॉली पिट जाती है, उसे सीढ़ियों से गिरा दिया जाता है और जो उसके गले में एक चेन टाइप की थी जिससे उसको एक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था, डर नहीं लगता था, वो भी टूट जाती है। यहाँ पे इतने सारे लोग अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर जाएंगे तो इन्हें बड़े से ट्रक की तो जरूरत होगी। तो एल मरी के ट्रक को सीधा कर देती है। मरी यहाँ पे ट्रक को ठीक करना शुरू करता है। हॉपर और जॉयस एक साथ में थे, जहाँ पे हॉपर का कहना था कि उसे काली जो कि है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो कोई ना कोई तो ऐसा प्लान बना रही है और एल के दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है कि एल कोई गलत कदम ना उठा ले। तो जॉयस कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, काली जो है वो किसी का बुरा नहीं चाहती है, सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम इतना बुरा क्यों सोच रहे हो। यहाँ पे हम मैक्स और विल को देखते हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे थे। अब विल का पूछना था कि मैक्स आखिर तुम इतने सालों तक वहाँ पे जिंदा कैसे रही। जहाँ मैक्स उसे एक चीज बताती है कि उसके दिमाग के अंदर एक ऐसी मेमोरी है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डरता है, उस मेमोरी के अंदर वो जाता ही नहीं है। आखिर वो भी एक इंसान ही रहा होगा, डरता तो हर कोई है, तो इसीलिए मैं उसी केव के अंदर छुपी रहती थी उसकी एक बुरी मेमोरी के अंदर, और इस चक्कर में वेक्ना कभी उस मेमोरी के अंदर आया ही नहीं। जिसके बाद अब ये सब लोग प्लान को एग्जीक्यूट करना ऑलमोस्ट शुरू कर चुके थे। सबको अब अपने अपने को देखते हैं जो कि एल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है कि देखो अगर हमने वेक्ना को मार भी दिया, दूसरी दुनिया को खत्म भी कर दिया, तो भी ये कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ पे जो डॉक्टर के है वो वापस से तुम्हें पकड़ लेगी और उसके बाद में तुमसे ब्लड लेके कई सारे बच्चों को बनाएगी। एल का कहना था कि हम लैब को तबाह कर देंगे, डॉक्टर के को मार देंगे, बहुत सारी चीजें कर देंगे, लेकिन काली कहती है कि ये प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं होगा, उसकी जगह कोई और डॉक्टर आएगा, किसी और को तुम्हारी पावर के बारे में पता चलेगा, हर कोई तुम्हारी पावर्स का इस्तेमाल करने का कोशिश करेगा। तो एल पूछती है कि आखिर करना क्या है। तो काली बता देती है कि जिस वक्त हम वेक्ना को मार चुके होंगे और जिस वक्त काली दुनिया को अपसाइड डाउन वर्ल्ड दोनों को खत्म किया जा रहा होगा तो हम ब्रिज पे ही रुक जाएंगे, और उसके बाद में जब ब्लास्ट किया जाएगा तो हम वापस से हमारी दुनिया में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ही नहीं, तो ये पावर्स हमारे साथ में
खत्म हो जाएगी। क्या एल तुम मेरी बात समझ रही हो? एल को दिमाग खराब हो जाता है कि भाई साहब उसको तो खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन मान जाती है। जिसके बाद ऑलमोस्ट जितने भी जने थे वो सब ट्रक के अंदर चढ़ जाते हैं। विल भी कहीं ना कहीं जाना चाहता था, लेकिन विल की फटी हुई थी, उसे डर लग रहा था कि अगर वो गया तो हाइव माइंड से जुड़ जाएगा और उसके बाद में चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ करेगा और वहाँ पे कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जिसके चक्कर में सब लेट हो जाए और विल के चक्कर में सब सारी चीजें गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पे विल कहता है कि जब वेक्ना मेरे दिमाग से जुड़ता है तो वो मेरी सारी चीजों को जान लेता है, मेरे बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज उसे पता चल जाती है, मेरे सच, मेरे झूठ, मेरे राज, हर एक चीज उसे पता चल जाती है और वो सब चीजें मेरे खिलाफ ही यूज करता है। उसने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई है, उसने मेरे ऐसे राज जान लिए हैं कि जो अगर लोगों को पता चला तो मेरे साथ में बहुत कुछ बुरा हो सकता है। मुझे आपको कोई चीजें बतानी है। जॉयस कहती है कि आखिर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेक्ना तुम्हें जो भी दिखाता है सब कुछ भ्रम है, सब कुछ इल्यूजन है, कोई भी चीज सच नहीं है। विल बात नहीं मानता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो भी आपसे बात करनी है। इसी वक्त यहाँ पे माइक आ जाता है तो विल कहता है कि देखो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे सबसे बात करनी है। तो यहाँ पे सब लोगों की एक मीटिंग बिठा देता है और ओवरऑल वो एक यही चीज बताता है, भाई साहब वो बाइसेक्सुअल है, वो गे है, उसे लड़के पसंद है, उसे लड़कियां नहीं पसंद है। उसे हर वक्त ये डर लगा रहता था कि बाकी सब लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे लोग बहुत पीरा दोस्त है और तो वो का वही रहेगा। विल को बस इसी बात का डर था कि अगर किसी को भी पता चला कि मैं लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को पसंद करता हूँ तो मेरे दोस्त ही मुझे छोड़ देंगे, मेरे घर वाले मुझे छोड़ देंगे। लेकिन चीजें इसकी अपोजिट होती है, हर कोई उसे गले लगाता है, हर कोई उसे अप्रिशिएट करता है और उसे अपना बंदा ही मानता है। और ये सेंटिमेंटल मूवमेंट के बाद में ये लोग निकल पड़ते हैं। रात का वक्त था, जहाँ पे आर्मी का बेस कैंप था, जहाँ पे आराम से बड़ा सा ट्रक जा सकता था, तो उसी मेन दरवाजे से मरी ट्रक फटाफट भगाता है। हॉपर और नैन्सी के हाथ में गन्स थी कि जैसे आर्मी वाले इनके ऊपर शूट करेंगे तो ये लोग भी उन्हें रीशूट करेंगे। तो होता ऐसा ही है, मस्त वाली एक अच्छी खासी फाइट सीक्वेंस हो जाती है। यहाँ पे बैक टू बैक गन वगैरह चल रही थी, बंदूकें चल रही थी, लेकिन मरी फटाफट ट्रक भगाता है और सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। एल सबको ऐसे दिखाती है खुद की शक्ल की, देख हम तो भाग गए यहाँ से। सारे लोग जो है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबको थोड़ी बहुत तो गड़बड़ लगी रही थी कि आगे जाने के बाद इन्हें क्या दिखने वाला है और एल और काली का क्या प्लान होने वाला है, सबको डर लगी रहा था। हम आखिरी सीन के अंदर देखते हैं कि जो वेक्ना है उसने सारे बच्चों के दिमाग के ऊपर कब्जा कर लिया था, सारे बच्चों का हाथ पकड़ लिया था और उनके दिमाग से जो पावर्स का एक जोन बनाना शुरू करना था उसे वो उसने शुरू कर दिया था। ना चाहते हुए भी हॉली इन्हीं बच्चों के साथ में ही बैठी थी और इसी के साथ में गाइस ये सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर हम सब लोग अब मिलते हैं डायरेक्ट इसके लास्ट एपिसोड में, जो कि होने वाला है वॉल्यूम 3। गाइस 2 घंटे की बहुत ही गजब की मूवी है। इसका फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होने वाला है और उसी में हमारी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इसके लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।